हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन, उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि एक वीकेंड ईरान माइट बी टेम्प्टेड टू परस्यू न्यूक्लियर वेपन्स। ये उनका और उन्हीं का नहीं, ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो इस बात को फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें कि ओवरऑल जो ईरान का इन्हें काफ़ी दिनों से जो एक एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस तैयार किया था, वो अब कहने की काफ़ी बुरी स्थिति में है। क्योंकि उसमें जो देखें आप, हिजबुल्ला, दे वे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ दिस एक्सिस। उसकी स्थिति ऑलमोस्ट, उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन टॉप लीडर्स, वो सारे खत्म हो चुके हैं। इवन उसके जो नसरुल्ला जो चीफ था, वो भी मारे गए। दूसरा अगर पिलर देखें तो हुतीज़ हैं और ये हमास। तो गाज़ा में हमास की स्थिति भी ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गई। उसके भी जो सारे जो टॉप लीडर्स हैं वो भी इजराइल ने मार दिया है उस समूह को। और सबसे अभी जो लेटेस्ट घटना घटी है सीरिया की, वहाँ ईरान के जो क्लोजेस्ट अलाई हम कह सकते हैं कि अल असद, बशर अल असद, उनका भी डाउनफॉल हो गया। तो इस तरह से अब देखें कि ईरान ने जो अपना एक डिफेंसिव और कह लें कि एग्रेसिव जो शील्ड तैयार किया था, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस स्थिति में लोगों का, और इवन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनका एक कहना स्वाभाविक है कि ईरान के पास, चूँकि ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस फेस कर रहा है, तो उसकी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। वहाँ इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्थिति भी देख लें या एम्प्लॉयमेंट रेट, सारे पैरामीटर्स पर ईरान काफ़ी पीछे है। तो इस स्थिति में अपने जो स्ट्रेटजिक रेलिवेंस को मेंटेन करने के लिए या अपना डोमिनेंस उस पूरे रीजन में मेंटेन करने के लिए ईरान के पास, और ईरान के जो लीडरशिप है, दे मे गेट प्रेशर फ्रॉम स्पेशली जो हार्ड लाइनर्स, उसकी तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को एक्सेलरेट किया जाए, क्योंकि दिस विल बी द ओनली वे टू एक्सर्ट दिस इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तो इसीलिए, लेकिन अगर आप यूएस की पॉलिसी देखें, ओवर, इससे पहले कि हम इस बात पर डिसाइड करें, चर्चा करें कि भाई ईरान को ये जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी आई कैसे, उसके पहले आप देखें कि यूएस की जो पॉलिसी है बड़ा ही शॉर्ट टर्मिज्म होता है। दे डू नॉट थिंक इन लॉन्ग टर्म्स, इट मे बी जस्ट ए फ्यू डिकेड्स। तो उसके कारण होता है कि यूएस का जो अलाइनमेंट होता है, ये जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट, दे कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स दैट यूएस एस्टेब्लिशमेंट और यूएस गवर्नमेंट फेसेस। अगर आप देखें तो ईरान में भी मोरलेस सेम है। 50s में, जस्ट कोल्ड वार, ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड, ईरान के जो शाह थे और यूएस का बड़ा ही क्लोज रिलेशन था। इसीलिए उस समय यूएस ने ईरान को न केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, बल्कि उसे जो फ्यूल, इक्विपमेंट, इवन ट्रेनिंग, वहाँ के जो साइंटिस्ट को ट्रेनिंग भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दी है। इसके अलावे अगर देखें कि 1967 में यूएस ने एक 5 मेगावाट का रिसर्च रिएक्टर भी प्रोवाइड किया, जो कि जिस हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को का यूज होता था जिसमें। उसके बाद आप देखें कि 74 में, तो 74 में ईरान इन्वेस्टेड $1 बिलियन इन फ्रेंच यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट, और उसमें एक कंडीशन था कि भाई आपको ईरान को 10% ऑफ द जो इनरिच्ड यूरेनियम वो मिलेगा। फिर जर्मनी ने भी, वहाँ की एक कंपनी है क्राफ्ट वर्क, उसने ये जो बुशेर प्लांट, जो बड़ा एडवांस प्लांट है न्यूक्लियर प्लांट ईरान का, उसको इस्टेब्लिश करने में काफ़ी मदद की। तो इस तरह से देखें कि ईरान के पास जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इवन क्योंकि उसके पास यूरेनियम माइंस भी है, रिसर्च रिएक्टर्स हैं, इवन यूरेनियम जो इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें,
तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिसोर्सेज भी हैं टू परस्यू द न्यूक्लियर वेपन्स, एंड इफ दे डिसाइड टू acquire the nuclear weapons, they can do it in a shorter period. तो इसमें अगर आप देखें कि जस्ट उस समय चूंकि यूएस ने ये नहीं फील किया कि भाई अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये कर रहे हो तो फिर उसके बाद क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकता है, तो दे डिडंट फोकस ऑन दैट। तो ये आप देखेंगे कि यूएस की पॉलिसी में ये जो एडॉकिज्म है और इवन जस्ट दे टारगेट शॉर्ट टर्म और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स वो परसिस्ट करता है। अगर आप देखें कि अभी यूएस का जो टॉप सिस्टमिक राइवल है वो चाइना है, लेकिन चाइना को भी प्रिपेयर करने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 70s में चाइना का जो यूएस का जो मेन राइवल था वो यूएसएसआर था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो वो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए ये फील किया कि भाई ये जो चाइना और यूएसआर दोनों एक साथ अगर है तो दे बिकम ए स्ट्रॉन्ग एक्सिस, सो दे ट्राई टू सेपरेट देम। एंड एक बार जब 70s में थ्रू पाकिस्तान हेनरी किसिंगर की विजिट होती है बीजिंग में, और उसके बाद एक रीअलाइनमेंट होता है यूएस और ये कहना कि रीसेट इन यूएस और चाइना के रिलेशन में। लेकिन उसके बाद यूएस ने सारी चीज अपने टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एवरीथिंग दे शिफ्टेड टू चाइना, और आज उसका रिजल्ट है कि भाई चाइना एक जायंट के तौर पर यूएस के सामने खड़ा है। तो अब फिर यूएस अगेन इट इज इन पैनिकी मोड इट, and that's why it is trying to wrap up conflict in Gaza, Ukraine, so that it can pull all their resources and focus it on Indo-Pacific region. तो उस तरह से आप देखिए कि वहाँ भी है। इसी तरह आप अगर अफगानिस्तान में देख लें तो अफगानिस्तान में जो ये इस्लामिस्ट का जो प्रॉब्लम हुआ और इवन आज तालिबान का प्रॉब्लम है, ये यूएस का ही क्रिएशन है। क्योंकि 79 में जब सोवियत इंटरवेंशन हुआ, सोवियत यूनियन sent thousands of troops into Afghanistan, and then वहाँ के सत्ता पर इन्होंने करमाल को अपना एक पपेट के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया। तो उस समय भी यूएस को ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सोवियत यूनियन ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि इट विल बी एन एक्सपेंसिव मिस एडवेंचर। लेकिन जब घटना घट गई तो उसके बाद यूएस फिर ओवरड्राइव में हो गया। इमीडिएट ये सीआईए के थ्रू एक ऑपरेशन चला जिसमें वो कहते हैं कि ऑपरेशन साइक्लोन, और उसके तहत यूएस फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट वहाँ के जो इस्लामिस्ट थे मुजाहिदीन उसको देने लगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व पाकिस्तान, उससे भी पैसे और मिलिट्री इक्विपमेंट दोनों को प्रोवाइड करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को ही यूज करके यूएस ने अपना जो कम्युनिकेशन चैनल ये मुजाहिदीन के साथ एस्टेब्लिश किया। लेकिन उस समय भी यूएस को ये थोड़ा सा भी नहीं लगा कि हो सकता है ये जो आज हम जिस मॉन्स्टर को तैयार कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि भाई यूएसएसआर को डिफीट करें यहाँ अफगानिस्तान में डिफीट, तो वो हो सकता है कि कल हमारे ही अगेंस्ट में पड़ जाए। तो यूएस डिडंट थिंक अलोंग दोज लाइन्स, और अल्टीमेटली हुआ कि 79 में तो उसकी एंट्री होती है, सोवियत एंट्री, और वो विड्रा कर जाते हैं 92 में। लेकिन 92 के बाद भी जो जिस तरह से वहाँ जो सारे जो गैंग लॉर्ड्स थे और इस्लामिक वार लॉर्ड्स जैसे गुलबुद्दीन हिकमतियार है और अदर्स जो जिस तरह से आपस में फाइट करने लगे, तो वहाँ सिविल वॉर की स्थिति ऑलरेडी रही, और उसके बाद ही तालिबान का वहाँ आगमन हुआ, जिसने अगेन ये जो ओसामा बिन लादेन को अपने सैंक्चुरी प्रोवाइड किया। तो इस तरह से देखें कि यूएस की ही पॉलिसी के कारण ये सारे ट्रबल्स पैदा होते हैं, और फिर यूएस का ही फोकस उधर जाता है। यूएस अपनी सारी एनर्जी फिर उसको सॉल्व करने में, यानी फर्स्ट दे क्रिएट द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। इराक में भी देखें तो वही सेम घटना घटी है। इराक में भी जो पहले तो ये सद्दाम हुसैन को डेमोनाइज किया कि भाई ये कह लें कि जो सारे अपने जो नेबरिंग कंट्री है उसको थ्रेटन करता है या उसे
अक्वायर करने, क्योंकि 90s 91, यस 89 में ही तो 89 90 उसमें कुवैत का जो कुछ पार्ट था, जो खास करके ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन, उसको कैप्चर उसने कर लिया इराक में। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक अलग नैरेटिव बिल्ड किया कि भाई ये जो सद्दाम हुसैन है वो न्यूक्लियर वेपन, सीक्रेटली ही इज परसुइंग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। लेकिन बाद में उसके बहाने तो फिर उसने अटैक किया, ऑपरेशन कहें डिजर्ट स्टॉर्म 91 में सद्दाम हुसैन के रिजिम को उसने टॉपल किया। फिर वहाँ की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन उसकी जो मिलिट्री थी उसको डिसबैंड किया, पार्टी स्ट्रक्चर को डिसबैंड किया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग वहाँ गवर्नमेंट मशीनरी में जो एम्प्लॉयड थे वे अगेन अनएम्प्लॉयड हो गए। और उसी का नतीजा हुआ कि ये सारे जो बात पार्टी और इवन कह लें कि सद्दाम हुसैन के जो मिलिट्री पर्सनल थे उन लोगों को यूज किया गया। इस्लामिस्ट ने इस्लामिक स्टेट जो बना वो उसी के माध्यम से, क्योंकि इस्लाम वहाँ एक बहुत बड़ा, चूँकि ये जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में था वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, वो सारे इनसिक्योर फील करने लगे। तो नाउ दे केम टुगेदर टू फॉर्म एन फ्रंट। और वहाँ उसी इनस्टेबिलिटी का परिणाम हुआ कि जो सिया सुन्नी फाइट भी कंटिन्यू रहा, जो काफ़ी दिनों तक ये अभी भी अब देखें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वहाँ है ही, जिसका कभी सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। ईरान उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट ऑलवेज ट्राइज टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस थ्रू वेरियस प्रॉक्सीज इन द रीजन। तो इस तरह से देखें कि यूएस का जो गोल होता है वो बड़ा ही शॉर्ट टर्म होता है। दे डू नॉट थिंक इन टर्म्स इन लॉन्ग टर्म, जिसके कारण इसे हमेशा देखिए कि इसको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। और ये स्थिति जब तक रहेगी तब तक एक तो इसकी यूएस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, क्योंकि आज आप पार्टनर बनते हैं किसी के साथ, जैसे अभी इसमें अफगानिस्तान में ही देखें कि पाकिस्तान के साथ उसकी पार्टनरशिप होती है और जैसे ही वहाँ से वो विड्रॉ करते हैं, जैसे यूएसएसआर का विड्रॉल होता है अफगानिस्तान के, उसके बाद वाशिंगटन ने डंप कर दिया पाकिस्तान को, कोई दोस्ती नहीं। फिर जब प्रॉब्लम आया, जब तालिबान का प्रॉब्लम आया तो फिर से उससे पार्टनरशिप हो गई। फिर अब तालिबान अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉल हो गया तो फिर अगेन इट हैज़ ड्रॉप्ड पाकिस्तान ऑन इट्स फ्रॉम इट्स एलाई। तो इस तरह से देखें कि यूएस की जो पॉलिसी है वो पहले मॉन्स्टर क्रिएट करता है और फिर उस मॉन्स्टर से फाइट करता है। और जब तक यूएस की पॉलिसी में ये चेंज नहीं आएगा कि अंटिल दे स्टार्ट थिंकिंग इन लॉन्ग टर्म्स, ये प्रॉब्लम हमेशा आते रहेगा। और यूएस को हमेशा ये जो कहें कि क्रेडिबिलिटी का जो है, क्योंकि अभी आप देखें कि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जिस तरह से इंडिया को अपने तरफ खींचना चाहा तो उसमें कितनी प्रॉब्लम है। इवन इंडिया में, इवन अभी भी अगर आप देखें तो इंडिया में एंटी यूएस सेंटिमेंट तो है ही। बहुत सारे जो अभी थिंकर्स हैं वो अभी भी यूएस पर रिलाई नहीं करते, क्योंकि यूएस का जो एक डबल स्टैंडर्ड है और इवन अनप्रिडिक्टेबिलिटी कि आज आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी हो जाएगा, तो इसमें कोई ओवरनाइट दे कैन चेंज देयर स्टैंड्स। तो इससे यूएस को भी खतरा है, क्योंकि एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और दूसरा जिस तरह से जो यूएस अगर ट्रांजैक्शनल बनता है तो दूसरा भी ट्रांजैक्शनल बनेगा। whenever there is a convergence of interest they will come together, otherwise they will depart। तो इस तरह से यूएस को अपनी पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा। उसे कोई भी स्टेप उठाने के पहले दे विल हैव टू थिंक ट्वाइस, अदरवाइज दे विल कीप फेसिंग और फ्रॉम दे विल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्रॉब्लम टू अनदर। धन्यवाद।